हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। सिंपल मैथमेटिक्स को बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट किया था। यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर जाकर टाइप कीजिएगा यूनिट एंड डायमेंशन बाय रोशन स्टडी या यूनिट एंड डायमेंशन बाय रोशन सिंह। आप टाइप कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा देखने के लिए ये वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में वेक्टर को पढ़ते हैं हम लोग। तो वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेक्टर में किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जाएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो इसमें हम लोग उसका रूल पढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इस सब का रूल पढ़ा जाता है वेक्टर में। वेक्टर के बिना फिजिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को वेक्टर के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स को अच्छा से समझना है, फिजिक्स को विजुअलाइज करना है, तो आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर ज़रूरी होता है। किसी फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर का यूज़ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा वेक्टर का यूज होता है। मैग्नेट चैप्टर में बहुत ज़्यादा वेक्टर का यूज होता है। तो आप वेक्टर आप पढ़ते हैं क्लास 11 में। एनसीईआरटी क्लास 11 के थर्ड चैप्टर में वेक्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यूज 12th क्लास में दिया हुआ है। 11th क्लास में भी कुछ यूज़ है और 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा यूज है वेक्टर का। तो वेक्टर को 12th क्लास आपको अच्छा करना है तो 11th क्लास अच्छा करना होगा, वेक्टर को अच्छे से समझना होगा। तो समझिए, हमारे साथ वेक्टर को पढ़िए। आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा इस वीडियो में। वेक्टर अब क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, इन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज के वीडियो में। आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वेक्टर को शुरू से लेकर अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर में कराऊंगा। इनसे आए हुए डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो पढ़ते शुरू करते हैं वेक्टर आज। तो चलिए वेक्टर को शुरू करते हैं। हाँ, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए वेक्टर पढ़ना जरूरी है। तो हम वेक्टर शुरू कर रहे हैं। वेक्टर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्यों जरूरी है, क्यों हम वेक्टर को पढ़ते हैं, वेक्टर को आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है और दूसरा उसका यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जाइए आप बाज़ार से 2 किलो सेब लेकर आइए, तो क्या मैंने कहा, मास के बारे में बात किया। मैंने मास के बारे में बात किया 2 kg। ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और ये यूनिट हो गया उसका। तो मास, ये तो मास था, लेकिन मैं बोलूं फोर्स 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो जब मैं बोलता हूं कि फोर्स 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि आखिर ये फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस तरफ लग रहा है फोर्स। ऊपर लग रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है फोर्स, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किस साइड से फोर्स लग रहा है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। यानी कि इसका हमें डायरेक्शन पता होना जरूरी है। अगर हम बोलें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन किस तरफ लगाया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। यानी कि इसके डायरेक्शन का मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन मास में, मास तो ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। 2 kg सेब,
2 kg सेब, मास क्या है 2 kg है, मास क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। तो यही वेक्टर का ही इम्पोर्टेंस है कि वेक्टर में डायरेक्शन का जरूरत होता है, और हर फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायरेक्शन होता ही होता है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिजिक्स में हम लोग किसी भी क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे पार्ट को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटीज़ को हम बांटते हैं 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। पहला पार्ट है जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा पार्ट है इसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। तो पहला क्या होगा स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, यूनिट हो, तो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, उसका यूनिट भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ डायरेक्शन एक्स्ट्रा हो गया स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, उसका यूनिट हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका यूनिट भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड हो। अगर हम 2 kg बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों मिला के क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, मास को कभी कह सकते हैं कि 2 kg मास ऊपर, 3 kg मास दाएं की ओर से, इस तरह से नहीं कह सकते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो क्या है, ये डायरेक्शन लेस है। मतलब स्केलर क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और एक रूल इसमें और है स्केलर में कि ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। ये जो है सिंपल अलजेब्रिक रूल को ये फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम बोलें आपको कि राम ने 2 kg सेब खरीदा और श्याम ने 5 kg आम खरीदा, तो बताओ टोटल कितने फल हो गए। तो क्या कर देंगे, सिंपल आप जोड़ देंगे, सिंपल आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 kg हो जाएगा फल क्या हो गया, टोटल 7 kg हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी कहता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अलग रूल से ऐड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में रूल ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का सारा रूल अलग होता है। तो ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन फॉलो करता है, यानी कि ये एडिशन का वेक्टर रूल फॉलो करता है। इसका एक अलग से रूल बना हुआ है, तो वो रूल फॉलो करता है वो। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्शन का महत्व क्या होता है। डायरेक्शन का क्या महत्व होता है, डायरेक्शन का क्या महत्व होता है, इसको एक फनी एग्जाम्पल से हम लोग, फनी कहानी से समझते हैं कि क्या डायरेक्शन का क्या महत्व होता है। एक कहानी है, आप ही की कहानी है, आप ही का कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप कहीं घूमने गए, ठीक है, कहीं घूमने गए, पहाड़ी इलाका में कहीं घूमने गए। वहाँ पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है। आपने देखा कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, वो मरने वाला है और वो कुछ बताना चाहता है आपको। उसके पास आप गए, उसने आपको बताया कि पटना का इको पार्क है। उस इको पार्क में एक बड़े से बर्तन के पेड़ के नीचे 10 फीट की दूरी पर 10 करोड़ रुपया मैंने छुपा रखा है, जो मेरी ज़िंदगी की पूरी कमाई है। ऐसा आपको बोला गया है, उसने बोला है। तो आपने नाव देखा ना ताव, सीधे निकल पड़े आप पटना की ओर। पटना गए सीधे आप, पटना का इको पार्क में गए। उसको वो बोला आपको, अरे सुन तो लो भाई, पूरा मेरा बात तो सुनो। लेकिन आप तो ख्यालों में खोए थे, 10 करोड़ के ख्यालों में। तो क्या होगा, आप दौड़े चले गए सीधे, वहाँ से निकल गए सीधे, उसको छोड़कर वहाँ से निकल गए आप।
आप गए पटना का इको पार्क, वहाँ बर्तन के पेड़ ढूंढा और बर्तन के पेड़ के नीचे आपने देखा कि 10 फीट के दूरी पर आसपास कहीं 10 करोड़ तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें? 10 फीट किस डायरेक्शन में, 10 फीट किस डायरेक्शन में है ये मैंने तो पूछा ही नहीं। आपने सोचा होगा कि अच्छा कहीं 10 फीट दूरी पर कहीं गड्ढे में होगा। मान लीजिए ये पेड़ है, इससे 10 फीट दूरी पर आप गए, वहाँ पर आपने गड्ढा खोद दिया। ठीक है, गड्ढा खोद दिया, नहीं मिला वहाँ पर आपको। फिर आप इधर गए, यहाँ पर आपने गड्ढा खोदा, यहाँ भी नहीं मिला। फिर आप इधर गए, यहाँ भी अपने गड्ढा खोना नहीं मिला। इधर गए, इधर भी अपने गड्ढा खोना नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते थक गए आप, बहुत सारा गड्ढा आपने खोद दिया। फिर आपने सोचा कि वो 10 फीट दूरी पर, 10 फीट दूरी नीचे भी तो हो सकता है, पेड़ के जस्ट नीचे 10 फीट दूरी भी तो हो सकता है इधर। फिर नहीं मिला वहाँ पर। फिर आपको दिमाग में खटका कि 10 फीट दूरी इधर भी हो सकता है, 10 फीट दूरी इधर भी हो सकता है, 10 फीट दूरी इधर भी हो सकता है, 10 फीट दूरी इधर भी हो सकता है। मतलब इस पेड़ से 10 फीट दूरी पर कहीं भी हो सकता है। तो आपको दिमाग में खटक गया, यार गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मैंने उससे डायरेक्शन नहीं पूछा। अगर मैंने डायरेक्शन पूछ लिया होता तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वहाँ सीधे जाता और खोद कर पैसे को निकाल लेता। तो यही आपने गलती की थी और इसके वजह से आपको 10 फीट, पहले तो 10 फीट के डायमीटर वाले आपको एक सर्कल खोदना पड़ेगा। 10 फीट के रेडियस वाले, 10 फीट के रेडियस वाले आपको पहले सर्कल बनाना होगा और उस सर्कल के चारों तरफ 10 फीट नीचे आपको गड्ढा खनना होगा 10 करोड़ रुपए खोजने के लिए आपको। अगर आप डायरेक्शन नहीं पूछे तब, अगर आप डायरेक्शन पूछ लिए होते तो क्या करते? आप जाते सीधे, आप पैसे निकाल लेते और मौज मस्ती करते ना। लेकिन आप गलती कर दिए। आपने क्या किया? आपने डायरेक्शन उससे नहीं पूछा। तो यही महत्व है डायरेक्शन का। तो इसी में वेक्टर जो होता है, वेक्टर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी क्वांटिटीज़ के बारे में वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी देता है, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। आप उससे पूछ लेते कि हाँ ये बर्तन वाले पेड़ से नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया गया है। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पेड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे 5 फीट की दूरी पर गड़ा हुआ है पैसा। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। लेकिन आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं सुना। आपने सुना कि बस पेड़ के नीचे 10 फीट दूरी पर है, 10 फीट दूरी चल गया आप, वहाँ पर आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा इतना। तो यही है डायरेक्शन का महत्व। डायरेक्शन का वैल्यू यही है। डायरेक्शन दिया है तो मतलब उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। समझ गए ना डायरेक्शन का क्या महत्व है। तो देखिए अब डिफरेंस देखते हैं, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या क्या होता है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस, इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू होता है। न्यूमेरिक वैल्यू होता है मतलब मैग्नीट्यूड होता है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है। तो स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है यानी न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है। लेकिन इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू होता है यानी केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी होता है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। एक कंडीशन इसका और है वेक्टर होने का। क्या है ये? वेक्टर में क्या होता है?
न्यूमेरिक वैल्यू होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और इसके साथ साथ ये ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नियम को भी ये फॉलो करता है, ओबे करता है, मानता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी को ही मानता है, ये याद रखिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है समझिए पहले। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, जैसे इसमें बोले मैंने आपको कि 2 किलो आम खरीदा आपने और 5 किलो एप्पल खरीदा आपने, टोटल फल आपने कितना खरीदा 7 किलो। 7 किलो हो गया, डायरेक्ट जोड़कर सिंपल जोड़े, इसमें सिंपल एडिशन इसमें था, सिंपल एडिशन हमने किया, ठीक है। और उसका देखिए, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को भी फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को फॉलो करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, वेक्टर को पहचानने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करेगा वही वेक्टर होगा। डायरेक्शन जिस हो सकता हो कि जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करता हो तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। जो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हुआ दिखाई दे वो वेक्टर कहलाएगा, और जो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हुआ ना दिखाई दे वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों कि या फिर उसमें डायरेक्शन ही क्यों ना हो, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट भी हो, सब कुछ हो उसमें, लेकिन फिर भी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना कर रहा हो तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है जरा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 केजी आपने सेब खरीदा, 5 केजी आपने आम खरीदा, ठीक है। तो बताइए कितना केजी आपने फल खरीदा, तो आप क्या बोलेंगे 5 और 2 7 केजी मैंने फल खरीदा। क्या कभी कह सकते हैं कि 5 2 6 केजी मैंने फल खरीदा, 5 जो 3 केजी मैंने फल खरीदा, नहीं कह सकते हैं। वो सिंपल ऐड हो जाएगा, 5 और 2 7 ही होगा हर कंडीशन में, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन इसका देखिए वेक्टर लॉ का, मान लीजिए कि आपने 7 मीटर ईस्ट की ओर आपका दोस्त चला, आपका जो दोस्त है 7 मीटर ईस्ट की ओर चला, ठीक है। उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ की ओर वो चल दिया। मैं पूछूं अगर आपसे कि आपका दोस्त कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तक मैं बोलूँ अगर कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट आपका दोस्त ये 90 डिग्री एंगल है, तो बताइए आपका दोस्त जो है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल दीजिएगा, रूट का अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6 7 6 4 10 1 11 इतना, यानी कि रूट अंडर इतना मीटर आ गया। देखिए इसको सिंपल ऐड करने पर कितना आता, 5 7 और 8 8 7 15 मीटर आना चाहिए था, लेकिन 15 मीटर तो नहीं आया। ये कितना आ गया, रूट अंडर 113 मीटर, यानी रूट अंडर 113 मीटर आ गया। तो कैसे, यही कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको वेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें एंगल पर डिपेंड करता है, इसमें जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट है वो एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप 4 मीटर ईस्ट की ओर चलें और फिर यहाँ से 3 मीटर ईस्ट की ओर चल दिए, ठीक है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना किया, 4 और 3 7 मीटर आपने चला। ये तो सिंपल जुड़ गया। जरा रुकिए थोड़ा सा, अब देखिए मैं बोलता हूँ अगर आप 4 मीटर ईस्ट की ओर चलते हैं और फिर वहाँ से वेस्ट की ओर 3 मीटर चलते हैं,
3 मीटर आप वेस्ट की ओर चलते हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट आपका। सिर्फ यही तो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। यहाँ गए अब फिर वहाँ से वापस आप आ गए तो 1 मीटर आपने क्या कितना, ये 3 मीटर चला, ये 1 मीटर चले, तो आप कितना टोटल रिजल्टेंट इसका हो गया? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि आप 4 मीटर ईस्ट की ओर चले, फिर 3 मीटर वेस्ट की ओर आ गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ? आप केवल 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए। यहाँ पर आपने 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहाँ पर आपका दोस्त √1 113 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखिए वैल्यू एक ही है दोनों में, 4 और 3, लेकिन इसका रिजल्ट अलग आया, इसका रिजल्ट अलग आया। यहाँ पर भी रख दीजिए वही चीज। मान लीजिए ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर आपका चले, आपका 4 मीटर ईस्ट की चला, 3 मीटर नॉर्थ की ओर चला, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे इसका, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 √25 यानी 5, ये 5 मीटर आ गया। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? इसमें कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। तो क्या हुआ? देखिए दोनों में, इस तीनों केस में देखिए आप वैल्यू सेम है लेकिन एडिशन का रूल अलग अलग है, सब अलग अलग रूल से ऐड हो रहा है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि एंगल पर डिपेंड करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल के मुताबिक जो रिजल्ट का होता है वो रिजल्ट एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए एंगल कितना है, यहाँ एंगल है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, अलग अलग एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें दोनों वेक्टर के एंगल के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो एंगल अलग अलग है सब में, इसीलिए सबका रिजल्टेंट अलग अलग आया है। ठीक है, एंगल अलग अलग है इसीलिए रिजल्टेंट भी अलग अलग आया है। तो ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसे कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल क्या है वेक्टर का और स्केलर का? क्या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल देख लीजिए 1-2। जैसे मास क्या है? एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर और कुछ मान लीजिए जैसे हीट, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन शो कर रहा, अलजेब्रा लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉ ऑफ एडिशन शो कर रहा होगा इसमें। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड मान लीजिए, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? एग्जांपल देखिए वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारा आप देख सकते हैं,
वेलोसिटी, फोर्स, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो इसको नोट कर लिया जाए सा। स्केलर में केवल न्यूमेरिक वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन के साथ साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी शो कर रहा होगा, ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन शो करेगा। स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन शो करेगा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वेक्टर। इस एग्जांपल हो गया मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, हीट, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। वेलोसिटी, फोर्स, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। नोट कर लीजिए जरा, नोट कर लीजिए, हो गया। एक बात यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी, वो सभी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा, सभी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा, लेकिन सभी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर होगा। एक आला ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर, मतलब कि सभी वेक्टर में डायरेक्शन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है वो वेक्टर ही होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, करंट जो है एक ऐसा एग्जांपल है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर किसे कहते हैं, तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है वही वेक्टर होगा। करंट जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ से 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है, जा रहा है, यानी कि यहाँ से 7 एम्पियर का करंट आ रहा होगा यहाँ पर जंक्शन में। ये तो किरचॉफ्स लॉ ही ना कहता है, किरचॉफ्स लॉ किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन में जितना करंट घुसेगा उतना करंट बाहर निकलेगा। तो ये 7 ऐसे मान लीजिए, यहाँ से 7 एम्पियर करंट घुस रहा था, तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट इधर से निकला, 2 एम्पियर करंट इधर से निकला, यानी कि दोनों को क्या किया है, ये दोनों ऐड हुआ है, 7 एम्पियर करंट सिंपल ऐड हो गया है। यहाँ पर एंगल मान लीजिए 45 डिग्री का है। एक और देखिए, पाँच एम्पियर, 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल। देखिए एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल कितना भी हो सिंपल ये ऐड हो रहा है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए करंट क्या हो जाएगा, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वेक्टर वही होगा जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा,
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं किया, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर। वेक्टर ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेल, और ये हो गया हेड। ठीक है, तो इस वेक्टर में ये जो लेंथ है इसका, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाएगा मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही वेक्टर होता है। वेक्टर में टेल, इसको टेल कहेंगे, इसको हेड कहेंगे। ठीक है, ये टेल और हेड के बीच के जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये रेड एरो जो है, ये एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की ओर है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और मान लीजिए स्केल का 1 सेंटीमीटर का बराबर 1 न्यूटन के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के, न्यूटन में तो दिया नहीं रहता है, स्केल में मार्किंग सेंटीमीटर में रहता है। तो मान लेते हैं कि स्केल का 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन के बराबर है। तो 10 न्यूटन बोल रहा है, तो 10 सेंटीमीटर का हमें लाइन खींचना होगा, उस पर एक एरो बनाना होगा, और हम कह सकते हैं कि ये 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको, वो मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, और ये एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन होगा। तो ये होता है वेक्टर। वेक्टर को छोटे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लिया कोई वेक्टर ए है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर एक रे दे देंगे इस तरह से। तो ये हो गया वेक्टर। जैसे मान ली इसका नाम दे दिया, ऐसे कोई वेक्टर है ए बी नाम का वेक्टर है, तो इसको छोटा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लिखकर इस पर एक रे दे देंगे ऐसे। तो ये हो गया ए बी वेक्टर, इसको ए बी वेक्टर कह सकते हैं। ये इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसको क्या कर रहे हैं, वेक्टर कह रहे हैं। जहाँ पर देख लेते हैं हम कि किसी के ऊपर एरो दिया हुआ है, मतलब वो वेक्टर है। ये वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए बी लिखा हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए बी ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखा हुआ है ऐसे, ये क्या है, ये मॉड है। मॉड एक मशीन है जिससे कुछ भी निकले तो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर वेक्टर को मोड के अंदर डाल दें तो ये क्या होगा, केवल ये होगा, मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड, इसको क्या से कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो उसको मोड के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया, नोट कीजिए जरा, नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर छूट गया हो नोट करना तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, मैं फिर से उसको कंप्लीट समझाऊंगा और फिर से आप अच्छे से नोट कर पाइएगा। ठीक है,
अब वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, जो देखिए कैसे ड्रॉ किया जाता है वेक्टर को। जैसे मैंने डायरेक्शन बना दिया है, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया है। अब यहाँ से एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया गया है, तो इसको क्या क्या कहेंगे, कौन से डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में दिखाएगा, ये किस डायरेक्शन में दिखाएगा। इसको लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको लिखा जाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साउथ ऑफ वेस्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो पूरे 45 डिग्री पर ये है, मान लेते हैं ये 45 डिग्री पर सब बना हुआ है, 45 डिग्री पर बना हुआ है। अगर तो बीचों बीच है तो इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर रहे हैं, इसको नॉर्थ ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, इसको साउथ ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, इसको साउथ ऑफ ईस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दे दिया जाए ऐसे, ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जो देखेंगे एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ईस्ट से होते हुए नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा जाता है इसको। यहाँ से ऐसे गया हुआ है, मान लेते हैं ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल मान लेते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 60 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, नॉर्थ से वेस्ट की ओर आ रहे हैं, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री है। ये वेक्टर कहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, कहाँ पर दिया गया है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री पर है। इसको क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर ये दिया हुआ है ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। इसको यहाँ से मान लीजिए ऐसे दे दिया है 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 30 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, साउथ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, साउथ से कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की ओर। तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से, जैसे यहाँ लिखे वेस्ट ऑफ वेस्ट की ओर जा रहे थे, नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रहे थे, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए वेस्ट से जा रहे हैं साउथ की ओर, तो साउथ ऑफ वेस्ट। और यहाँ पर देखिए जहाँ से जा रहे हैं, देखिए नॉर्थ से जा रहे हैं वेस्ट की ओर, तो जिधर जा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जहाँ से जा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। ऐसे सिंपल आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। नॉर्थ से वेस्ट की ओर तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट से साउथ की ओर तो साउथ ऑफ वेस्ट, अब साउथ से ईस्ट की ओर तो ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिख सकते हैं। नोट कीजिए जरा इसको, हो गया। चलिए एक दो रिप्रेजेंट कीजिए। फोर्स बराबर दे दिया है, वेक्टर फोर्स बराबर दे दिया 10 न्यूटन 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 दे देखिए, फोर्स बराबर दे दिया है 15 न्यूटन 60 डिग्री
वेस्ट ऑफ साउथ। रिप्रेजेंट कीजिए इसको, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जरा सॉल्व कीजिए। दस न्यूटन फोर्स दिया है 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब बोला, क्या बोला है कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। तो क्या 1 सेंटीमीटर स्केल का मान लेंगे 1 न्यूटन के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर स्केल का हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एक रे खींचेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन फोर्स को। किस डायरेक्शन में, ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। क्या बोला, 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर। दूसरा क्वेश्चन में भी मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन रिप्रेजेंट करा तो 15 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे ऐसे। वेस्ट ऑफ साउथ बोला था, वेस्ट ऑफ साउथ बोला था, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की ओर आ रहा है, साउथ से वेस्ट की ओर जा रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल पर खींचा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल को 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री एंगल पर वेस्ट की ओर 15 सेंटीमीटर का जो वेक्टर लाइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 15 न्यूटन को। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए जरा, कुछ रूल है वेक्टर का, कि वेक्टर को जब हम 2 पाई डिग्री रोटेट करेंगे, मतलब 360 डिग्री रोटेट करेंगे, 360 डिग्री हम बता चुके थे पहले कि 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं, पाई को 180 डिग्री लिखा जा सकता है। तो 2 पाई है मतलब 360 डिग्री। तो जब कोई वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे ये कोई वेक्टर है, इसको पकड़ कर हम 60 डिग्री रोटेट कर दिए इसे, 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं इसे, तब क्या होगा कि ये वेक्टर फिर वापस वहीं पर आ जाएगा, मतलब ये वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से इसको उठाया, इसको रोटेट करके फिर यहीं पर ले आए, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो वही कह रहा है कि जब हम दो वेक्टर को जब कोई वेक्टर को 2 पाई रोटेट करेंगे, मतलब 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। और रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। 2 पाई डिग्री कर सकते हैं, 2 पाई डिग्री रोटेट करेंगे, 2 पाई डिग्री, 2 पाई डिग्री जब रोटेट करेंगे, 2 पाई को जब लिखते हैं तो वो डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन में होता है। एंगल का यूनिट रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन जब रोटेट करते हैं, तो 2 पाई रेडियन जब रोटेट करते हैं मतलब 360 डिग्री रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, वेक्टर चेंज नहीं करेगा, वेक्टर वही रह जाएगा। दूसरा क्या करा रूल, कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर वेक्टर है उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर को पैरेलल ही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं इसे, इस वेक्टर को पैरेलल ही इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं इसे, इस वेक्टर को इधर भी लेके जा सकते हैं, इस वेक्टर को पैरेलल इधर भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी इस वेक्टर को पैरेलल कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये एक वेक्टर है, जैसे रुक जाइए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है, अब ये वेक्टर दे दिया है, ये वेक्टर यहाँ पर है, तो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट ऐसे, और इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए पैरेलल ही तो वेक्टर शिफ्ट हुआ है। तो वेक्टर यहाँ था, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया है कि 37 डिग्री
37 डिग्री एंगल पर है, 37 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। 37 डिग्री एंगल पर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसे दे दिया है। इसको सोल्व करने में दिक्कत होगा तो इसको ले जाकर हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिए हम। तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, पैरेलली इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही कह सकता है, यही यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर है तो उसको पैरेलल हम यहाँ भी लिख सकते हैं, उसको पैरेलल हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं करना चाहिए और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे इस वेक्टर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कहीं भी ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेंथ भी चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ है जिसको यहाँ लेके जा सकते हैं, ये यहाँ इसको आगे लेके भी जा सकते हैं। ऐसे यहाँ अगर है तो इसी के पैरेलल इसको आगे लेके जा सकते हैं, ये यहाँ है इसी के पैरेलल इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कहीं भी लेके जाया जा सकता है। पहला जैसे ये है, इसको पैरेलली आगे भी लेके जा सकते हैं, इसको पैरेलली पीछे भी लेके जा सकते हैं, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे, हर तरह से पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यही कह रहा है ये। दूसरा देखिए, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया है। हो सकता है अगर आपको मैं इंग्लिश में लिखता तो समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया कि देखिए, जब दो वेक्टर्स आपस में टेल टू टेल जुड़ा हुआ हो, जब दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल जुड़ा हुआ हो, तो स्मॉलेस्ट एंगल ही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल को ही दो वेक्टर के बीच का एंगल को, जैसे कि जब दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहेगा तो इसमें दो तरह का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, ठीक है, दो एंगल बनेगा। तो इन दोनों के बीच के अलग कौन सा एंगल को हम लेंगे, कौन सा एंगल को मानेंगे कि दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दोनों के बीच का, उसी के एंगल को हम मानेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, इस वेक्टर को मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये मान लीजिए दे दिया गया है 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को लेंगे, मानेंगे कौन, तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कौन सा मानेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट एंगल है। तो यही बोल रहा है, जब दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, पूछ से पूछ जुड़ा हुआ रहे, तब जब आपस में पूछ से पूछ जुड़ा हुआ रहे तब स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटे वाले एंगल को ही दो वेक्टर के बीच के एंगल मानेंगे हम लोग। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल इसमें कौन हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, ना कि 20 डिग्री। 120 डिग्री कभी नहीं होगा, 60 डिग्री को ही मानेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल। और इसी एंगल का यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए इस एंगल को कभी हम यूज नहीं करेंगे, बड़े वाले एंगल को यूज नहीं करेंगे, छोटे वाले एंगल को यूज करेंगे, वही कहता है, ये रूल है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा कम ही होगा, और 0 डिग्री से कम भी नहीं होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से कभी कम नहीं होगा और 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होगा। देख लीजिए, 60 डिग्री है, 120 डिग्री इधर है, तो 60 डिग्री को हम लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल को लेते हैं। और दो एंगल, जो वेक्टर के बीच के एंगल हमेशा 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, तो वेक्टर, कुछ वेक्टर होते हैं जो देखिए कितने तरह के वेक्टर। पहला वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं, तो वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसी को कहेंगे हम
इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों का लेंथ भी सेम हो, दोनों का लेंथ भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो कहेंगे हम कि वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। अगर कोई वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग। दूसरा, एक नेगेटिव वेक्टर होता है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है? टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर, तब उसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब वेक्टर ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर बी है, दोनों बराबर ही है लेकिन निगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको निगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो निगेटिव वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेरी ऑरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि पोजीशन वेक्टर का है किसी भी पॉइंट का पोजीशन, किसी भी पॉइंट के पोजीशन आर्बिट्रेरी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जब रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर के द्वारा तो उसको हम वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे इस पॉइंट P है, इस पॉइंट P को आर्बिट्रेरी ऑरिजिन है, तो आर्बिट्रेरी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को हम किसी पॉइंट के पोजीशन को एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? किसी भी पॉइंट के पोजीशन को एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आर्बिट्रेरी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, आर्बिट्रेरी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। नोट कीजिए जल्दी, हो गया। कोइनिशियल वेक्टर, जब दो वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर कब कहेंगे? जब दो वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से इनिशिएटेड हो, यानी कि जब दो वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से निकल रहा हो तो उसको कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। मतलब दो वेक्टर एक इनिशियल पॉइंट से आ रहा है, ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा, ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पोजीशन एक ही है, एक ही इनिशियल पॉइंट है, तो उसको कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। दूसरा होता है कोलिनियर वेक्टर, इसको पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। यानी कि वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन आर कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। क्या हो गया? वैसा वेक्टर जो एक दूसरे का पैरेलल हो तो उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे या कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एक दूसरे का पैरेलल हो, सेम लाइन में हो, सेम लाइन में हो, एक दूसरे का पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उसको क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी से। कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, और होता है नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और वेक्टर होते हैं जो मैं नोट करा रहा हूँ अभी, इसको नोट कीजिए पहले। कोप्लेनर वेक्टर होता है, नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर विच आर लाइज इन सेम प्लेन आर कॉल्ड
कोप्लेनर वेक्टर। वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाया करता हो वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। वैसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाया करता हो, ये दो वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में लाया कर रहा तो उसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर हो गया, यहाँ से ये वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। वैसा दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करो, ये वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा, इस प्लेन में लाई कर रहा, इस प्लेन में लाई कर रहा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। अब ये वेक्टर इस तरह से रहता, एक वेक्टर ऐसे, तो इसमें कितना वेक्टर हो गया, एक वेक्टर, दो वेक्टर, ये तीन वेक्टर है। ये कहीं भी एक प्लेन में नहीं रह सकता है, तीन वेक्टर एक प्लेन में एक साथ नहीं रह सकता है। दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे रहे, ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो ये जो वेक्टर होगा इस तरह का जो तीन वेक्टर होगा वो तीन वेक्टर कहीं भी सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम प्लेन में लाई कर सकता है। जैसे ये दोनों वेक्टर जो है, ये दोनों वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से सेम प्लेन, एक इस प्लेन में है। अब ये वेक्टर हो गया तो ये वेक्टर, इस वेक्टर को देखिए, इस वेक्टर को, ये एक प्लेन में है, इधर से देखिए ये वेक्टर ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। तो दो वेक्टर जब एक ही प्लेन में हो तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वेक्टर का वो एक ही जगह पर हो, यानी कि पॉइंट, इस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल टर्म पॉइंट जो एक ही जगह पर हो, कोइंसिडेंट हो, तब उसको कहेंगे नल वेक्टर, या जीरो वेक्टर भी उसको कहते हैं, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं या फिर नल वेक्टर उसको कहते हैं। एक वेक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर को ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो यूनिट वेक्टर को देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक अलग सिंबल बना दिया। वेक्टर का सिंबल क्या था, वेक्टर का सिंबल था ये, लेकिन यूनिट वेक्टर को ऐसा नहीं लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है इस तरह से। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ए कैप। ए ने टोपी पहन लिया है, एक वेक्टर है जो जिसने टोपी पहन लिया अपने सर पर, तो ये टोपी पहन लिया है, इसको कहेंगे ए कैप। इसको पढ़ा जाता है ए कैप। स्पेशल सिंबल यूज होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक सिंबल है अलग से, इसका एक अलग पहचान है फिजिक्स में, इसका एक अलग पहचान है। ये टोपी पहन कर बैठता है, स्पेशल है, स्पेशल आदमी है जो हैट पहन के टोपी पहन के बैठता है। ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर स्पेशल वेक्टर है जो टोपी पहन के बैठा हुआ है, इसको एक कैप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अलग फॉर्मूला भी है, इसका एक अपना फॉर्मूला ही बना हुआ है। वेक्टर को एक कैप से लिखते हैं और यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक फॉर्मूला ही बनाया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मोड वेक्टर ए, मोड ए। तो वेक्टर ए का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसको क्या देता है, यूनिट वेक्टर गिव डायरेक्शन
टू अ क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन देता है, किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर को लगाया जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक अलग सैम्बल दिया गया है। ये जो है वीआईपी पर्सन है जो टोपी पहनकर बैठा है, इसको एक कैप कहते हैं, इसको एक कैप भी कह सकते हैं, एक कैप कहा जाता है इसको। ये जो है टोपी पहन लिया है तो इसको एक कैप कहेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है केवल, नोट कीजिए इसको। हो गया, तो आज वेक्टर में इतना ही रहने देते हैं। कल वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे, कैसे वेक्टर एडिशन का क्या आता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या जाता है, एडिशन का 2-3 रूल होता है वो पढ़ेंगे, वेक्टर का ऐड करने का 2-3 रूल होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेक्टर में कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है वेक्टर का, यानी कि वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वेक्टर का पढ़ेंगे कैसे किया जाता है। वेक्टर इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पेशेंस रख कर पढ़िएगा। वेक्टर को अच्छे से समझ जाइएगा तो पूरा फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प रहेगा, फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स को विजुअलाइज करने में। तो पढ़ते रहिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।